हमारी तरह लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनको थकान मिटाने के लिए चाय का सहारा लेना पड़ता होगा। और भारत में तो चाय लवर्स की पूछो मत कितने लोग हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है जो चाय हमें सुबह ताज़गी देती है, जिसके पी के हमारी नींद खुलती है, ऑफ़िस में जब हम काम से थक जाते हैं तो हम चाय की चुस्की लेते हैं, उस चाय को उगाने में, वो आप तक चाय पहुँचाने में कितनी मेहनत लगती है? कौन लोग हैं वो ये काम करते हैं? किनकी मेहनत से चाय हम तक पहुँचती है? चलिए ज़रा उस दुनिया में आपको ले चलते हैं। आपको ले चलता हूँ मैं चाय के बागानों में और दिखाता हूँ कि हमें ताज़गी से भरने वाली ये चाय कितनी मुश्किलों से आप तक पहुँचती है। अब आपका घर कैसे चलता है? पैसे तो आपका मतलब आमदनी नहीं रही, अब तो रिटायर हो, फिर कैसे चलता है घर? मेरा लड़का है कमाता है वो। इसी में। और जब बेटा भी रिटायर हो जाएगा फिर? उसका बेटा और करेगा, उसका बेटा उसका बहू। गुलामी तो है, वही तो गुलामी है। आपने कितने साल काम किया चाय बागान में? कहीं कहीं कितने? 34 साल। 34 साल। ये कहानी सिर्फ रतिया की नहीं है। चाय के बागानों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर इसी हाल में हैं। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी समेत कई जिलों में चाय की खेती होती है। रतिया कुछ समय पहले तक बागडोगरा टी एस्टेट में काम करते थे। अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उनका एक बेटा इसी बागान में काम करता है। सिर पर छत चाहिए तो यहाँ हर परिवार के एक सदस्य को टी एस्टेट में काम करना होता है। मजबूरी ये है कि इनका अपना घर नहीं है, तो सिर्फ यहाँ रहने के लिए और परिवार का एक ठिकाना बना रहे, इसके लिए आने वाली नस्लों को भी यहीं काम करना पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार की एक स्कीम के बाद यहाँ काम करने वाले लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। सरकार ने यहाँ काम करने वाले परमानेंट वर्कर्स के लिए घर बनाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत सरकार ने इसके लिए 2020-21 और 2022-23 के बजट को मिलाकर करीब 500 करोड़ रुपए का बजट देने का ऐलान किया है। न्यूज पोर्टली ने जब इस बाबत यहाँ के लोगों से बात की तो पता चला कि इससे उनको कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस जमीन पर उनका कोई मालिकाना हक तो होगा ही नहीं। मजदूरों की परेशानी क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उनकी पूरी कहानी आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप टी एस्टेट यानी चाय बागान की कहानी जान लीजिए। ये जाने बिना आपको मजदूरों का हाल समझ नहीं आएगा। बरतानिया हुकूमत के दौर से लेकर अब तक इन चाय बागान ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद से जो हालात पैदा हुए, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो टी एस्टेट को तो खामियाजा उठाना ही पड़ेगा। यहाँ काम करने वाले मजदूरों की हालत भी और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसका असर कहीं ना कहीं आपकी चाय की तलब और आपके चाय के जायके पर भी पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल के जानकार और चाय बागानों पर लंबे वक्त से लिख रहे सीनियर जर्नलिस्ट मानस बनर्जी ने न्यूज पोर्टली को जो बताया उसे आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए। उन्हें सुनकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि दुनिया भर में मशहूर दार्जिलिंग की चाय का उद्योग और वहां काम करने वाले लोगों पर इस वक्त कितना गहरा संकट है। ब्रिटिश ज़माने से शुरू हुआ है ये चाय बागान। तो एक्चुअली जो अपने कल एक सवाल उठाया कि व्हाई इट इज स्टेट, तो ये स्टेट का सवाल में क्या है कि जो एक गवर्नमेंट का जो लैंड है वो लैंड लीज होल्ड लैंड लेके एक काम चलता है, ठीक है। तो उस सिस्टम जो है ये स्टेट में श्रमिक लोग वहाँ पर ही रहते हैं, उस ज़मीन में ही रहते हैं। वो मैनेजमेंट और जो मालिक है वो मालिक सब कुछ देते हैं। उनमें से एक दो किस्म का उसका रेट है। एक तो कैश कंपोनेंट है, दूसरा एक कंपोनेंट है जैसे रेशन वगैरह, ऐसा बहुत कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलता है, काइंड में मिलता है और कैश में मिलता है। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट में आगे बढ़ा है, तो उसको जो फूड सिक्योरिटी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो है, उस इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक अभी जो मालिक लोग गवर्नमेंट लोग के साथ बात करते हुए जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के वजह से जो चाल और जो गेहूँ ऐसा मिलता है वो भी देते हैं। हाँ, सब कुछ मिलके अभी सरकार और मालिक पक्ष एक साथ होके श्रमिक के साथ भी लेके सब कुछ करके अभी चला रहा है। लेकिन आदमी का तो डिमांड है ना, इतना मेहनत। अब एक कप चाय का दाम तो आप कल सुने कि 500 रुपया लेते हैं, तो वो बहुत प्रीमियम ब्रांड का चाय होता है। बड़ा बड़ा वो जो पहाड़ में जैसा बड़ा बड़ा चाय बागान है वो प्रीमियम ब्रांड का चाय बनाते हैं।
तो उसका दाम थोड़ा अलग है। तो उस दाम जब मार्केट में चला आता है, न्यूज़पेपर में जब निकल जाते हैं, तो श्रमिक लोग बोलते हैं कि यार इतना 1000 रुपया से ये जहाँ मिलता है, लेकिन हम लोगों को क्या मिलता है, एक दिन में मिलता है 232, तो ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, उसके साथ बोनस भी मिलता है, वो भी एक प्रॉब्लम चलता है, लेकिन सब कुछ मिलके चलता है। ये इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो बहुत सारे दिक्कत हो जाएगा। इंडस्ट्री को बचाना भी एक ज़रूरी है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, एक प्लान प्रोग्राम होना चाहिए। बोथ सेंटर एंड द स्टेट सब मिलके सब लेके एक नया सुंदर एक प्रोग्राम रचना करने से ये इंडस्ट्री भी बचेगा, उसके साथ आदमी भी बचेगा। ऐसे ही मेरा ऑब्जर्वेशन। एक दशक पहले तक दार्जिलिंग चाय उद्योग में लगभग हर साल 11 मिलियन किलो चाय पैदा होती थी, जो साल 2021-22 में घटकर 7.5 मिलियन किलो के करीब रह गई। हालात ऐसे बन गए हैं कि 40 से 50% बागान मालिक खरीदार तलाश रहे हैं। मौजूदा हालात में ये उद्योग 55,000 स्थायी मजदूरों का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। इनके अलावा करीब 12,000 अस्थायी मजदूर भी इस उद्योग से जुड़े हैं। दार्जिलिंग टी एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक दार्जिलिंग के चाय उद्योग से 67,000 लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 4 लाख लोगों को परोक्ष तौर पर रोजगार मिला है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों को एक दिन का मेहनताना महज 232 रुपए मिलता है। हालांकि टी एस्टेट्स की तरफ से उनके रहने और अनाज की व्यवस्था की जाती है, लेकिन फिर भी इतने रुपए में कोई कैसे गुजारा कर सकता है, ये समझना मुश्किल नहीं है। हम लोग का पर डे है 230 और उसके बाद में हम लोग का काम चलता है, कोई पत्ती में काम करता है, उसके बाद में किसी का पील जैसे लकड़ी काटना होता है वो काम करता है, और बहुत किसी का काम होता है जैसे टी गार्डन का पत्ती सबको उठा के फैक्ट्री में रखना, फिर गाड़ी में लोड करना, बस यही है। अच्छा, तो आपको हर पूरा महीना काम मिलता है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम कम मिलता है या कभी ज़्यादा? हाँ, ऐसे अक्सर होते रहता है। जैसे कि हम लोग काम कर लिए 10 दिन, तो 10 दिन होने के बाद में ऐसे होता है कि 8 दिन का होता है, 2 दिन का गैप हो जाता है, वो एब्सेंट कर देता है। उसके बाद में अब क्या, उसके लिए हम लोग को रेस बैठना पड़ता है, पैसा तो मिलता नहीं है 2 दिन का। अच्छा, पूरा महीना काम नहीं मिलता है? नहीं, पूरा महीना का नहीं, पूरा महीना नहीं। हम लोग का एक्चुअली हम लोग का सैलरी है, कैसे बोलिए तो 2 हफ्ता 6 दिन 12 दिन का हम लोग को मिलता है। एक सप्ताह हम लोग काम किए तो जाकली बैठता है, वो पैसा स्टॉक हो जाता है, फिर नेक्स्ट सप्ताह में हम लोग को पैसा पूरा क्लियर मिल जाता है। अब इन महिलाओं को देखिए, बोझ उठाते उठाते इनके सर के बाल झड़े जा रहे हैं। इन्हें कई तरह की बीमारियां भी हो गई हैं, लेकिन इतने कम पैसों में वो पेट पालें या इलाज कराएं, ये उन्हें खुद समझ नहीं आता। चाय पहुँचती उसमें इन महिलाओं की बहुत मेहनत लगी होती है, भले नज़र ना आती हो, लेकिन ये इनके चेहरे, इनके हाथ देखें, इनके सर पे इन लोगों के बाल तक मैंने देखा गिर गए हैं, क्योंकि ये लगातार जो पट्टा रखे रहते हैं वो भरा रहता है, बार बार आना, दूर से लेके आना, तो बहुत मुश्किलों भरा काम होता है। लेकिन क्योंकि शायद कोई विकल्प नहीं है ही नहीं, शायद क्या विकल्प ही नहीं है, इसलिए ये लोग काम करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। हालांकि नगण्य है इनकी जो भूमिका है, जो इनकी इन लाखों लाख जो महिलाएं हैं, जो इनके जो श्रम है इनका, जो इनकी मेहनत है, उसकी कहीं कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। पश्चिम बंगाल दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां चाय की पत्तियां साल में 4 बार तोड़ी जाती हैं। इसकी शुरुआत फर्स्ट फ्लश से होती है, जो सबसे बेहतर चाय है। इसका ज़्यादातर हिस्सा निर्यात होता है। हर फ्लश की चाय की क्वालिटी और टेस्ट एक दूसरे से अलहदा होता है। इतनी खूबियों के बावजूद आखिर इतना बड़ा उद्योग आज इतने गहरे आर्थिक संकट से क्यों जूझ रहा है? जब आपके YouTube चैनल न्यूज़ पोर्टली ने इसकी पड़ताल की तो पाया कि इसकी 3 वजहें हैं। पहली नेपाल, दूसरी जलवायु परिवर्तन और तीसरी पैदावार और क्वालिटी के मुताबिक कीमत न मिल पाना। दरअसल दार्जिलिंग नेपाल के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो 101 किलोमीटर तक है। पड़ोसी देश की कम गुणवत्ता वाली चाय की पत्तियां भारत में आ रही हैं, जिससे स्थानीय चाय बागान मालिकों को काफी नुकसान हुआ है। आंकड़ों में समझाएं तो जनवरी से मई 2022 तक नेपाल से तकरीबन 45 लाख किलो चाय का आयात हुआ, जबकि 2021 में ये मात्रा 19 लाख किलो ही थी। यानी एक साल में नेपाल से 2 गुने से ज्यादा चाय भारत मंगाई गई। इसी वजह से दार्जिलिंग चाय की मांग घट रही है। ग्लोबल जर्नल ऑफ बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ साइंसेज की रिसर्च के मुताबिक क्लाइमेट चेंज का असर दार्जिलिंग में चाय के उत्पादन पर पड़ा है। रिसर्च के मुताबिक इस एरिया का तापमान पिछले कुछ दशकों में
0.51 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और इसकी वजह से पैदावार में कमी आई है। लेकिन इस दौरान लागत बढ़ी है और लागत के मुताबिक पैसा नहीं मिल पाना ही इस इंडस्ट्री के गहरे आर्थिक संकट की बड़ी वजह है, जिसका खामियाजा कम मेहनताने की शक्ल में यहाँ काम करने वाले मजदूरों को भी भुगतना पड़ रहा है। हम में से ज़्यादा लोगों की जो शुरुआत होती है वो सुबह चाय से होती है। कुछ लोग काफ़ी पीते हैं, ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं। चाय में चाय पत्ती चाहिए और चाहिए चीनी, दो इम्पॉर्टेंट जो उसके वो हैं कारक हैं, उसके जो पदार्थ हैं, उनमें दोनों को बनाने में, चाहे चीनी हो या चाय की पत्ती हो, बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बिना शायद ये दोनों उत्पाद हम तक पहुँच ही ना पाएँ। वहाँ महिलाएं हाथ तोड़ मेहनत करती हैं, तब आप तक चीनी पहुंच पाती है, और जहाँ चाय की पत्ती में उनकी बहुत मेहनत लगती है, फिर आप तक पहुंचती है। तो जब कभी आप चाय पिएं, जब आप कभी कुछ मीठा खाएं, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात के कि बहुत सारी महिलाओं ने कई घंटों की हाथ तोड़ मेहनत की है। उनके हाथ दुख जाते हैं तोड़ते तोड़ते, लेकिन वो काम करते हैं क्योंकि उनके पास यही एक काम है। और सर पे देखिए ना, ये रखे कई लोगों के बाल गिर जाते हैं, कई लोगों का यहाँ पे दर्द हो जाता है, उनको झोला उठाना पड़ता है, वे उठाना पड़ता है। तो ये अब की बार जब चाय पीजिएगा तो एक बार इनको शुक्रिया कहिएगा। बस, थैंक यू।